सभी विद्यार्थियों को आज का यानी कि 5 दिसंबर का सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? लग रहे हैं आप लोग अच्छे। हाँ जी, क्यों नहीं लग रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर के विषय में, और जगदीश चंद्र माथुर वो सादानीरा लिख रहे हैं जिसमें कि यात्रा वृतांत किया जा रहा है। कहिए जी। 62 में तीर्थ यात्रा पर निकले, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस जगह पर गए जहां पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन में जहां जहां गए थे, चंपारण अभियान में, सॉरी, कहिए हाँ। वहां पर जिन जिन लोगों से इनकी भेंट हुई उनके बारे में बात करी। कहो। गांधी जी ने चंपारण में 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा, और तीनों आश्रमों की देखरेख करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। जो प्रथम विद्यालय था बड़हरवा में, उस विद्यालय की देखरेख करने का जिम्मा विदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटे श्री बवन जी गोखले और इनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले को सौंपा गया। विदुषी मतलब विद्वान, गुड। मधुबन में जो इनका विद्यालय था उसकी देखरेख का जिम्मा गुजरात से आए हुए नरहरि दास पारिख और नरहरि दास पारिख की पत्नी महादेवी देसाई को दिया गया। और महादेवी देसाई जो कि नरहरि दास पारिख की पत्नी थी, वो गांधी जी की सेक्रेटरी भी थी। बोलिए। कुछ दिन यहाँ पर आचार्य कृपलानी जी भी रहे थे, और तीसरा जो आश्रम था भितिहरवा में, उसकी देखरेख करने के लिए वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी को सौंपा गया। बाद में कुछ समय के लिए पुंडलिक जी भी वहां पर आए। स्वयं कस्तूरबा गांधी भी इस आश्रम में रहकर और वहां विद्यालय चलाने वाले स्वयं सेवकों की देखरेख करती थी। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, क्या करना चाहते थे गांधी जी, इस बात का पता चलता है उन चिट्ठियों को पढ़कर, जो चिट्ठियां गांधी जी ने लिखी थी। उस समय चंपारण के जो तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर थे, उनको जो चिट्ठी लिखी गई है, उन चिट्ठी को पढ़ने से यह पता चलता है कि विद्यालयों का आदर्श क्या था। 5 अंक या 2 अंक का सवाल आएगा आपके परीक्षा में। गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम विद्यालयों के आदर्श क्या थे? इससे गांधी जी के उन विचारों पर प्रकाश पड़ता है जो वो शिक्षा के बारे में सोचते थे। पत्र में जो लिखा गया है वो माथुर जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मैंने यानी कि गांधी जी ने, इस पत्र के लेखक गांधी जी है, तो फर्स्ट पर्सन गांधी जी हो जाएंगे। बाकी पाठ में फर्स्ट पर्सन कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, ये गांधी जी लिख रहे हैं अंग्रेज कलेक्टर को, कि मैंने कोई नपा तुला कि एकदम सिस्टम में इतना पढ़ाओ, ऐसा कोई कोर्स लागू, क्योंकि मैं पुरानी लीक से जरा हट कर चलना चाहता हूँ। लीक मतलब रास्ता, पगडंडी। देखते हो गांव में जाओगे तो लिखिया पकड़ लिया बबुआ, सीधे गाँव में चल जीवा। लोग बोलते हैं लीक, दैट इज कॉल्ड लीक। बोलो। यहाँ एक गांव है, लोग बोलते हैं सिकरौल लख, वो लख नहीं है, वो लॉक है। लॉक, जहां पर नहर के पानी को लॉक किया गया है, और लॉक होता है। हाँ, ओके। गांधी जी लिख रहे हैं चिट्ठी में कि पुरानी जो पद्धति, अभी वर्तमान में जो शिक्षा की पद्धति है, मैं इस पद्धति को खौफनाक और हेय दोनों मानता हूँ, डेंजरस भी मानता हूँ
और काफ़ी इन्फेरियर मानता हूँ। इन्फेरियर है मतलब हिंदी समझाने के लिए अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी समझाने के लिए हिंदी बोला करते हैं। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास ये पद्धति नहीं कर रही है, उसके उल्टे ये उन्हें बौना बना रही है। कौन बौना बना रही है? वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, इससे बच्चों को लाभ नहीं बल्कि हानि हो रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं, बोलो बाबू, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही तो गांधी जी कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा कि मैं अपने प्रयोग में वर्तमान की पद्धति के जो गुण हैं उनको ग्रहण करते हुए और इनके दोषों से बचने की चेष्टा करूँगा। मेरा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि पढ़ने वाले बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो पुरुष और महिलाएं सुसंस्कृत हो, यानी कि वेल कल्चर्ड हो, जिनका कल्चर अच्छा हो, और जो महिला और पुरुष का चरित्र भी अच्छा हो, निष्कलुष हो, जिनके चरित्र पर कोई कलंक। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं, अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। बच्चे ऐसे आएंगे नहीं ना पढ़ने, तो बच्चों को कहना होगा कि हम तुमको क ख ग घ सिखाएंगे, तब वो ना स्कूल आएंगे, और इसी के माध्यम से हम उनके चरित्र का निर्माण करेंगे। अक्षर ज्ञान एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण करना। आगे क्या लिख रहा है? जीविका के लिए अगर बच्चे कोई साधन सीखना चाहते हैं कि कमाएंगे कैसे, तो इसके लिए इन बच्चों के औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के पश्चात ये बच्चे अपने परंपरा और अपने वंश के व्यापार को छोड़कर शहर की ओर रुख कर जाएं। इरादा ये है कि स्कूल में वो जो भी सीखेंगे उसका प्रैक्टिकल करेंगे, वो अपने गांव में जाकर, खेतों में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे। ग्रामीण जीवन को अच्छा बनाने के लिए सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करेंगे। हाँ बोलो। कुछ ही समय के लिए ही सही, लेकिन गांधी जी ने अपने इन आदर्शों को भितिहरवा में कार्यान्वित भी कर दिया था, लागू कर दिया था अपने आदर्शों को। अभी मैं उसी भितिहरवा में पहुंच रहा हूं। यहाँ कौन पहुंच रहा है? लेकर यात्रा पर है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे नाम आएंगे, यहीं से बहुत सारे नाम, शहर के नाम, गांव के नाम, स्तंभ के नाम, बहुत सारे नाम आएंगे। भितिहरवा में पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए कि जब मैं पहुंचता हूं तो उसी दिन मेरे से पहले वहां पर पुंडलिक जी आए थे। ये मेरा सौभाग्य कहिए, बोलो जी। ये पुंडलिक जी वही हैं जो 1917 में इनको बेलगांव से बुलाया था गांधी जी ने, बोलो। भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने और गांव के लोगों के हृदय से भय को दूर करने का कार्य पुंडलिक जी को सौंपा गया था। लगभग 1 साल रहे थे ये 1917 में गांधी जी के साथ भितिहरवा में, पुंडलिक जी। लेकिन इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उनको इस जिले से निर्वासित कर दिया, भगा दिया वहां से। लेकिन इतना समय बीत जाने, 17 की बात है, 62 में भी अभी यहाँ पर आए हैं, 17 में थे, 62 में अभी आए हैं। इतना समय बीत जाने के बाद 2-3 साल में पुंडलिक जी अपने पुराने जगह को देखने आ ही जाते हैं। उनके शिष्य भी वहां मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं। अब नहीं वृद्ध होंगे तो कब होंगे? 17 में थे, 62 में भी घूमने आए हैं, अब यही समझ लीजिए। किंतु पुंडलिक जी का जो तेजस्वी व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी उनका जो बलिष्ठ शरीर था, दबंग आवाज था, वो साक्षी है कि अग्नि शिखा वाले व्यक्ति थे। मतलब नहीं होता पानी वाला व्यक्ति थे। पानी समझ में आता है? ताव ताव नहीं समझ में आता है? अरे पानी से एक दोहा नहीं पढ़ा है? रहीम लिखते कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, आ पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, पानी जिंदगी में हमेशा रखना चाहिए, पानी नहीं उतरना देना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना हो जाएगा। पानी गए ना उबरे, अगर एक बार पानी चला गया तो उबरेगा नहीं। मोती
मानस, चून, तीनों खत्म, पानी नहीं। मोती में पानी ना हो तो मोती किसी काम का नहीं। वहां पर मोती में जो पानी होता है उस पानी को आभा कहते हैं। आभा यानी कि चमक। मोती की चमक खत्म, मोती का कोई मोल नहीं। मानस का पानी मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा। इंसान की अगर इज्जत और प्रतिष्ठा समाज में ना हो तो फिर उसका वजूद नहीं बचा रह जाता। चूना कितना भी ले लो, पानी ना मिला उसका रंग नहीं चढ़ता। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गया तो तीनों उबरेगा नहीं, न मोती न मानस। तो बहुत अग्नि शिखा वाले व्यक्ति एकदम दबंग आवाज में, कोई हमको दबा नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति किसके बंधन में बंधे? वो व्यक्ति जिनको गांधी जी कहते हैं, जिनके एक गाल पे थप्पड़ मारिए तो कहते थे इतने शीतल बंधन में उन्होंने बंध जाना मंजूर किया था। पुंडलिक जी मुझे लेकर अंदर गए और मुझे वो कमरा दिखाया जहां पर बैठकर गांधी जी काम किया करते थे। वह मेज दिखाई जहां पर बैठकर वो चिट्ठियां लिखा करते थे। एक मठ है, मठ के नजदीक ही वो आश्रम है जहां पर गांधी जी आए थे। गांव में जब 17 में पहुंचे थे गांधी जी, तो किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि गांधी जी को अपने घर में आश्रय दे सके। अंग्रेजों का इतना आतंक था। तो एक मठ के नजदीक जो मठ के लोग थे, महंत थे, उन्होंने एक महुआ के पेड़ के नीचे उनको रहने की जगह दी और वहीं पर गांधी जी ने खटिया बिछाई और वहीं पर उन्होंने रहना प्रारंभ किया था। बाद में वहाँ पर एक झोपड़ी भी बनाई और इसी झोपड़ी में आकर डॉक्टर और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को भी साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। हेमन साहब के बारे में कल बताया था, तूती बोलती थी। ये हाथी से निकलते थे तो उस रास्ते पर भारत के लोग पशु नहीं ले जा सकते थे। बीमार पड़ते थे तो रैयत से वसूला जाता था। हाथी खरीदना है, रैयत से पैसा लिया जाता था। रैयत के घर में शादी होगी, साहब को नजराना देना पड़ता था। याद आया आप लोगों को? बाद में उसी जगह पर आग लगने के बाद खपड़ा का मकान बना। अभी भी जब मैं गया तो वो मकान मौलिक अवस्था में है जैसा पहले था। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती थी। गांधी जी तो प्रायः बेतिया और मोतिहारी ही। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले। सब लोग अपनी अपनी कहानियां बताने लगे 1917 की। एक कथा सुनाई पुंडलिक जी ने मुझे कि एक दिन हेमन साहब आया था पुंडलिक जी के आश्रम में। कौन? और कायदा था, नियम था कि साहब अगर आ गए और जिस दरवाजे पे रुक गए, उस घर का स्वामी मालिक बाहर निकलेगा और घोड़े की लगाम को थामेगा। ये कायदा था। बोलो, पुंडलिक जी को खबर आई कि हेमन साहब आए हैं। पुंडलिक जी बोले कि हम नहीं जाएंगे। उसको आना है तो वो मेरी कक्षा में आए, मैं नहीं जाऊंगा। क्या? लगाम पकड़ने। पुंडलिक जी के अंदर इतनी निर्भीकता थी, हेमन से भी नहीं डरे थे वो। और ये निर्भीकता इन्होंने गांधी से सीख रखी थी और यही निर्भीकता इन्होंने गांव वालों को भी दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही था कि लोगों ने निर्भीकता को जाना था। आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं वो स्वतंत्रता का वातावरण है और स्वतंत्रता के वातावरण में आज स्वच्छंदता का नर्तन चल रहा है। सब स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर है। स्वच्छंद अगर आप हैं तो आप अपने मन का कर रहे हैं, आप सबके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आज के ज़माने में स्वच्छंदता का नर्तन हो रहा है। शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारे जो पूर्वज थे, अनगिनत देशवासी, उस समय कितने निरंकुशता के आतंक में अपने जीवन को बिताया हुआ था, अपना काल यापन करते थे। उस अंधकार को चीरा था गांधी जी ने। कल्पना कर सकते हो कि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा कितने मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे थे। इतना पुराना जाने की जरूरत, दादा के दादा में ही अगर चले जाएं तो आ जाएगा अंग्रेजों का जमाना। बोलो। किंतु उसी चंपारण में जो दूसरी शिक्षा मिली, आज भी हम उसको अपने हृदयंगम नहीं कर रहे हैं, हृदय में नहीं ले रहे हैं। मैंने गांधी जी का एक पत्र अंशतः पढ़ा, छोटा थोड़ा सा पढ़ा। एक भी वाक्य वो ऐसा नहीं लिखे थे जिसमें उनको तथ्य की पूरी जानकारी ना हो।
जो लिखते थे एकदम हकीकत होता था तभी लिखते थे, नहीं तो नहीं लिखते थे। अधिकांश पत्र ये जो लिखते थे वो अंग्रेज अधिकारियों के लिए था। इनके पास, गांधी जी के पास तरह तरह की खबरें आती थी। ऐसी भी खबरें आती थी जो अतिरंजनापूर्ण होती थी। अतिरंजनापूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैजरेटेड अंग्रेजी में कहते हैं इसको, एग्जैजरेटेड। बोलने भी नहीं आ रहा है, छोड़ो तो। ओके, अगर आज का ज़माना होता, हाउ फ्री इज द प्रेस में हम लोग पढ़े तो थे, प्रेस वाले एग्जैजरेट करते हैं बातों को। अगर आज का ज़माना होता तो ऐसे खबरों को समाचार में खूब छापा जाता, क्रोध में आकर एक दूसरे पर आरोप लगते। किंतु गांधी जी ऐसे थे जो हर बात को तोलते थे, खुद सत्य की जांच करते थे, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते थे। कहीं अगर जाते थे तो अपनी इंक्वायरी की खबर में भी समाचार को बहुत कम देते थे। आज के समय की बात अगर है तो एक नेता, एक मंत्री अगर कहीं पर भी जा रहा है किसी भी गांव में दौरा करने के लिए, उनके निकलने से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सारे मीडिया वाले उसमें होंगे, उसमें लिख दिया जाएगा कि मंत्री जी निकल गए। अब इतना काफ़ी है कि क्या किया जाए। अब आ जाइए सारे मीडिया वाले लोग वहाँ पर। किसी गांव से अगर अत्याचार की खबर आ जाती थी तो खुद जाकर पूछताछ करते थे या फिर इनको भेज दिया करते थे, इनसे जांच करवाते थे। सन 1916 में कांग्रेस के लोगों ने कहा था, लखनऊ के लोगों ने, कि जाइए चंपारण में नहीं, जाइए चंपारण नहीं, जाइए अंग्रेजों के यहाँ और बताइए चंपारण में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी इनसे भी कह दिया था कि ना, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपनी आंखों से बिना देखे इन्हें और बिना जांच पड़ताल किए मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। नीलहे साहब जो अंग्रेज थे, इनके बंगलों में भी जाते थे ये, इनकी बातों को भी, और यही सत्य था जो कि इनके जीवन का संबल था, जीवन का सहारा था, इसी सत्य पर चलते थे। आज तो बिना जांच पड़ताल के किसी पर दोष लगा देना ही सामान्य व्यवहार है। आज के लोगों को फुर्सत कहाँ है जी किसी बात की जांच करने की। फलानमा ने आपसे कहा, आप चिलानमा से नहीं कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चिलानमा सुनकर और कोनो फलानमा से नहीं कहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सुन लिए ना, आपके बारे में हमसे कोई कुछ बोला ना कि सर जी ऐसे ऐसे बोल रहा था आपको, सर जी मानने को तैयार है, सर जी दूसरे से कहने को तैयार है, वो दूसरे से र्यूमर ऐसे ही ना फैलता है। पीपल हैव नो टाइम टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रियलिटी। जो मिला वही सत्य है। इसीलिए हाउ फ्री इज द प्रेस में बोला गया था ना कि द रीडर इज टू स्टूपिड। बहुत स्टूपिड होते हैं हम लोग, कुछ भी मानते हैं। फला ने कह दिया, हाँ यही सत्य होगा। हकीकत तो ये है कि आप दिखाइए कुछ और, लिख दीजिए कुछ और, तो जो लिख दिए वही मान रहे हैं लोग। नहीं समझे? हमारे जीवन में इसका अनुभव है, इसलिए मैं इस बात को बड़ा अच्छे से समझता हूँ। एकदम ऐसे ही मानते हैं लोग। एक छोटा सा वीडियो तुम लोग को बताएंगे, वही सी चेयर पे बैठकर एक बार विदाई में गाना गाए थे। गाने में कुछ नहीं था, वीडियो में भी कुछ नहीं था, लेकिन उस पर लिखा गया था कुछ। ये देखिए, डुमराव का अंग्रेजी गुरु, यही होता है डुमराव में अंग्रेजी की पढ़ाई। अब उस वीडियो में कुछ नहीं है, लोग उसको नहीं सोच रहे कि है क्या, वो देख रहे कि लिखा क्या गया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हो गया, मनोज का कोचिंग बंद हो जाएगा कहा जा रहा था, वो दौर की बात है। हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसा थोड़े हुआ। जीवन के सबसे ज़्यादा अगर क्राउड मैंने कभी पढ़ाया था तो उसी साल के बाद पढ़ाया था। अब याद नहीं आ रहा है कौन सा था। सबसे ज़्यादा एडमिशन मेरे कोचिंग में हुआ था, और हल्ला ये हुआ था ना कि मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी। समझ रहे हो क्या हो गया था? उल्टा हुआ था। हाँ, क्या कह रहे हैं हम? अब बजाते गाए थे रे पगला, गाए थे हो जाए यही पर बैठ के। पूरा क्लास खचा खच भरा हुआ था। लास्ट डे था, सेकेंड ईयर जा रहा था। नॉर्मली हम बात नहीं है मानते हैं, लेकिन लास्ट डे था। लड़के सब बोले कि सर 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, तो लो 2 लाइन 4 लाइन हो गया। अब चलेगा तो 2 लाइन थोड़े चलेगा। बहुत सारे 100 गो मोबाइल चल रहा था यहाँ पर, लगभग सबके पास मोबाइल, सब अपना लगाया हुआ था। तो नो प्रॉब्लम, हमको क्या लगा था कि कुछ होने वाला है, सोचबो नहीं किए थे कि कुछ होगा।
ये तो बनाने वाले ने बना दिया इसको, लेकिन वो बनाया जिस उद्देश्य से उसको उल्टा हुआ। गाना तो सुना ही, गाने के साथ एक और चीज देखा। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें मेरा भी था वीडियो, और प्लस में ऐसे भी घुमा था वीडियो। अब ऐसे का मतलब इधर ये क्लास, इसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, और शटर के बाहर लड़के थे, उस सीढ़ी के बाहर लड़के थे, और वो लास्ट क्लास था। तो जिनको ये नहीं पता था कि मिस्टर मनोज कितना बड़ा कोचिंग पढ़ाता है, वो सबको पता चला कि हम कितना बड़ा कोचिंग पढ़ाते थे। ठीक इसके नीचे कंडीशन यही था, जैसे ये दिख रहा है वैसे ही नीचे भी है, वही था। क्या टाइम था वो। खैर, लेकिन मैं ये समझाना ये चाहता हूँ ना कि लोग सुन लिए ना, क्या है इससे मतलब ही नहीं है लोगों को। गांधी जी कहते थे कि ना कोई भी बात सुनो स्वयं से उसकी, तब जाकर यकीन करो। आज तो छोटी सी बात भी कजी बढ़ा चढ़ा कर कहीं पे रख दिया जाता है। और समाचार पत्र वाले तो माहिर हैं, हाउ फ्री द प्रेस में डोरोथी एल सायर्स पूरा यही लिखती है। आज सत्य पर धूल पड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे भितिहरवा के आश्रम में धूल पड़ा हुआ है, सत्य वैसे ही धूल धूसरित हो गया है। कैसी है ये चंपारण की भूमि। फिर भी ये चंपारण सब कुछ भूल कर आज भी अपनी बड़ी से बड़ी दौलत निधि को देने को तैयार है, लोगों को दे रही है, लोग जी रहे हैं वहां पर। गांधी निधि एक संस्था चलती है, योजना है कि जहां जहां गांधी जी गए हैं वहां वहां स्मारक बनाया जाए चंपारण में। लेकिन क्या यहाँ कोई स्मारक बनाया जाएगा, तीर्थ स्थल बनाया जाएगा, क्या यहाँ टिक पाएगा, ये कह रहे हैं माथुर जी। अब क्यों नहीं टिक पाएगा तो आइए बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गंडक नदी ने कभी किसी तीर्थ को यहाँ टिकने ही, बता रहे हैं भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, बहुत सारा नाम आएगा, बोला था मैंने। इस रामपुरवा में ही ध्वस्त पड़ा है। ध्वस्त मतलब टूटा हुआ पड़ा है। क्या टूटा हुआ पड़ा है? अशोक स्तंभ, जानते हैं ना आप लोग। एक पर सिंह था, दूसरे पर, ये मौर्य कला के नमूने थे। मौर्य काल समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। शायद किसी जमाने में ये जो रामपुरवा है ना, ये क्या था, गंडक नदी के किनारे बहुत सारे मौजूद हैं। क्या ये कुशीनगर है, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरे राज, कुशीनगर अब चला गया है। अब कुशीनगर को, जहां गंडक को नारायणी के नाम से जाना जाता है, भगवान नारायण विष्णु के नाम पर गंडक को नारायणी कहा जाता है। बोलो, अब नदी कई मील पीछे हट गई है, नदी सिकुड़ न रही है, पानी ये सब सुखवा दे रहे हैं, नदी छोटी होती जा रही है। आप लोग को ये मालूम है, गंगा नदी में जिस समय बारिश आता था, तो ये नया भोजपुर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बना हुआ है, बहुत पुराना राजा का बनाया हुआ एक कछुआ उसको कहा जाता है, पता ना क्यों। वहाँ पर पानी आता था, तो वहाँ पर पानी मापने के लिए बनाया गया था कि अगर वहाँ पानी आ गया मतलब बलिया तक नाव चलेगी। समझ रहे हो, यहाँ से बलिया तक, बीच में है डुमरी, चौकी, मैं खत्म। हाँ, ये सब बीच में पड़ता था, सब डूब जाता था, आदमी नहीं रहते थे पहले उधर। पता नहीं कहाँ से आकर ये लोग, कहाँ से बस गए नहीं जी, नहीं, पहले नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे नदी छोटी होती चली गई। भगवान बुद्ध की निर्माण शैया की मूर्ति है वहां पर। निर्माण शैया का फोटो देखें आप लोग, गौतम बुद्ध का, बोलो, बहुत विराट मूर्ति है वहां पर। संभवतः इस मूर्ति और इस मंदिर का निर्माण ये उन्हीं लोगों ने करवाया होगा जिन लोगों ने संभवतः जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था। तथागत किसे कहते हैं? अरे इन्हीं को तथागत कहते हैं भाई, गौतम बुद्ध को ही। ये हम पढ़े थे एक तथागत के विषय में, इनके शरीर को भस्म किया था। वहां पर भी एक बना हुआ है, क्या, जो कि ध्वस्त है। तथागत के भस्म के जो स्तूप बना है भस्म के पास, उसके ठीक ऊपर अगर पहाड़ी इलाके में जाइएगा तो गंडक नदी के किनारे किनारे अनेक स्मारक भी बने। बोलो, गंडक के पूर्वी तट पर, पूर्व वाले तट पर बिहार में
नंदनगढ़ का एक विशाल स्तूप है जो कि प्राचीन स्थापत्य कला की अभूतपूर्व, इस विशाल स्तूप की बराबरी केवल यही कर सकता है। जवाल नाम सुने हैं? हाँ, बरबदूर मंदिर है वहां पर। अभी तक ये नहीं निर्णय हो पाया कि ये विशाल स्तूप का निर्माण का काल क्या है। विशालता जानिएगा, और इसके शीर्ष स्थल के निकट जहाँ शीर्ष था, शीश, वहां पर एक छाता के आकार का स्मारक बना हुआ था। कांस्य के बर्तन में भोजपत्र पर पांडुलिपि लिखा गया था जो कि 4वीं शताब्दी का था। थोड़ी दूर आगे बढ़िए, एक और मिलेगा, अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का। मेरे विचार में ये जो अशोक का ये जो बना है नरसिंह स्तंभ, कहाँ पर, ये अशोक का सबसे लेख भी जो लिखा है वो क्या है। इस लेख से आगे बढ़िए, थोड़ा सा दक्षिण में जाइए, यात्रा चल रही है, जहां जहां जो देख रहे हैं वहां वहां लिख रहे हैं। ये मतलब घूम रहे हैं, लिख रहे हैं, घूम लिए हैं तब लिख रहे हैं, घूमते हुए तो नहीं लिखेंगे, कुछ पॉइंट नोट करते होंगे। कहाँ गया जी? दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर एक और स्तंभ का नाम है बाबू, इस पर जो लेख लिखा है तो राजा के शासन का क्या सिद्धांत होगा, इसको प्रतिपादन किया गया है, लिखा गया है। इसमें बताया गया कि महामंत्रियों को जनता के साथ व्यवहार कैसे करना है। इसमें बताया गया है कि आदेश क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि पशु का वध मना है। तत्कालीन कमिश्नर, उस समय के जो कमिश्नर होंगे, उनको उनके कर्तव्य और आदर्शों की, और आज का कमिश्नर यानी कि मैं वहां पर खड़ा हूं, उसके गगनस्पर्शी सिंह की भंगिमा, गगन को छूने वाले सिंह की प्रतिमा, और उसके नीचे जब मैं वहां पर खड़ा हूं तो देखते ही देखते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2200 साल पहले जो लिखा गया था, जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे कानों में वो आदेश गूंज रहा है। मुझे लग रहा है कि वही राजा आज फिर से यहाँ पर आदेश दे रहे हैं। बोलो हाँ, 2200 साल पहले की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, और वो आवाज आज भी कितना एकदम साफ। आज के अधिकारियों को कह दिया जाए कि उन आदेशों का पालन किया जाए तो इनके लिए भी वो चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ बोलते रहो, तो अपना पढ़ाई चलती है। लौरिया नंदनगढ़ से आगे बढ़िए, एक और नदी निकलती है जो कि रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए कहाँ जाती है, यहाँ तक जाती है। इस नदी का नाम है, यही वो नदी है जिसके सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेकों भिक्षु जाते थे। कहाँ? यही वो नदी है जिसके रास्ते से फाहियान और हेमसांग भी इसी पथ से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक जमाने में क्या, वहां अनेक टीले हैं, अगर खुदाई किया जाए तो उसके हृदय में अनेकों रहस्य आज भी छुपे हुए मिलेंगे। पूरा क्लास रुका है। अच्छा, रहस्य खोजना मिला कि नहीं अभी तक? अपने को ढूंढ लो, तुमसे बड़ा रहस्य कहाँ है? हाँ, अगर खुदाई किया जाए तो आज भी बहुत सारा रहस्य निकल कर आएगा। लौरिया से थोड़ा सा दक्षिण में जाइए, अरेराज के दक्षिण में जाइए, और फिर यही वो पथ है जहां पर गौतम बुद्ध अपनी इनकी परम प्रिय नगरी हुआ करती थी, गणतंत्र लिच्छवियों की राजधानी वैशाली। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने, गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को गज की तरह, गजराज की तरह घुमाया था, और बोले थे अपने शिष्य आनंद से, तथागत का यह अंतिम दर्शन, अंतिम बार दर्शन यहाँ पर जाकर दिए। ये वही वैशाली है जहाँ पर अम्बपाली ने, अम्बपाली का नाम सुने हैं? कथा उथा में जाइएगा तो विशेष कहानी है इनके विषय में। इन्होंने तथागत को यानी कि गौतम बुद्ध को समर्पित किया था एक
आम का बगीचा। तुम लोग का रिजल्ट ने मेरे को इतना प्रॉब्लम में डाला है। जग दिए, डिस्टर्ब, पूरा एकदम नींद पूरी नहीं हुई, अक्के भी इसी है, है? मेरा स्वस्थ रहना एकदम अनिवार्य है। स्वस्थ रहेंगे तो कभी इसे ठीक होगा। हमको घर के लोग मना किए कि न जगे, सो जाए, लेकिन हमको दिमाग पर था कि रिजल्ट देना है। तो लोग का रिजल्ट इतना एक्यूरेसी से चेक करना पड़ा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, एकदम सटीक चेक हो। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है ना, मुझे ABCD ही चेक करना है ना। क्वेश्चन दिखता है तो गलती होने की संभावना कम होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर टिक लगाएंगे। तो ABCD पे जाना था, थोड़ा सा भी माइंड स्लिप हुआ, गड़बड़। और आज 2 लोगों का गड़बड़ पकड़ा ही गया। 2 लोग का ऐसा हुआ कि वो लोग 5 नंबर आगे पीछे थे। तो एक 5 नंबर से छट रहे थे, एक 5 नंबर से सिलेक्ट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनका दोबारा रीचेक किया जाए। तो जो 5 नंबर से सिलेक्ट हो रहे थे उनका देखे कि एक जगह उन्होंने बहुत मध्यम ऐसे किया हुआ है, और हम उसको ये समझकर कि टिक नहीं किया गया है, हम उसको मान लिए थे नॉट अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टेड मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया है, तो हम इसके बदले में 0 दिए, लेकिन वो ऑप्शन गलत था और हमको बहुत मध्यम दिख रहा था इसे। तो आज उसको काटे तो 5 नंबर घट गया इनका, -5 हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। फिर अब जो बराबर हो गए थे उनको फिर मैंने दोबारा देखा, तो उनका देखा कि एक जगह सही को गलत कर दिया है ना, गलत को सही कर दिया है, तो उसको पूरा काटा तो 10 नंबर गया उनका, 15 नंबर गया। यस, 10 को सही था इसलिए गया, और 10 इसलिए गया कि 5 इसलिए गया कि वो गलत हो गया। तो फिर सिलेक्टेड वही हुए जो पहले सिलेक्ट हुए थे। हाँ खैर, क्या हम बतिया रहे, बट इसी वैशाली में जैन धर्म के तीर्थकर, जिनका नाम आपने सुना होगा, भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जैन समाज आज वैशाली के अपने पुण्य धरोहर को क्या, वैसे ही जैसे हिंदू लोग भूल गए हैं कि हिमालय की तलहट्टी में एक जगह है, और भैंसा लोटन के, देख लो हंस दिए, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है भैंसा लोटन हुआ क्या। अभी एक कहानी बताएंगे भैंसा लोटन से संबंधित, आप में से किसी को जानकारी तक नहीं है, इसके महत्व को हम लोग भूल गए हैं। जानिए क्या हुआ था यहाँ पर। हाँ बता तो देवे कि कौन बताया है, श्वेता प्रधान जी बताए हैं। ओके, हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक नदी चट्टान से होकर गुजरती है, और मैं वहां पर गया तो देखा कि वहां पर बहुत अधिक घड़ियालों का। तो कहानी है एक भैंसा लोटन के विषय में कि यही वो जगह है जहां पर गज और ग्राह की लड़ाई, न तो आपको गज मालूम है न ग्राह मालूम है। गज मतलब हाथी और ग्राह मतलब घड़ियाल। हाथी और घड़ियाल की लड़ाई। कभी आपके घर में कोई ऐसा कैलेंडर टंगा हुआ देखा आपने बचपन में, जिसमें घड़ियाल ने हाथी पर अटैक किया? बहुत बढ़िया, मुबारक हो। पंचनद नदी गंडक में जाकर वहीं पर मिलती है। पंचनद के कुछ ऊपरी इलाके में जाइए, तमसा नदी मिलेगी। शायद यही तमसा नदी है जहां पर वाल्मीकि आश्रम था। अनेक मूर्ति वहां मिलेगी जो ध्वस्त है। गंडक के सहारे से आगे आगे चलिए, 173 मील आगे जाइए तो पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक और गंगा एक दूसरे में मिलती है, जिस जगह का नाम है। जो लड़ाई यहाँ पर शुरू हुई, 173 मील तक लड़ाई चल के और हरिहर क्षेत्र में आकर गज और ग्राह का युद्ध समाप्त हुआ था। यानी कि लड़ाई चली थी 173 मील तक, चलते रह गए थे। और यहाँ पर इनका संकट मोचन किया गया। इनका संकट मोचन का मतलब इनको छुटकारा मिला ग्राह से। ग्राह ने जो आक्रमण किया था। बताओ, अब ये जो जनरेशन है ना, ये सब कहानियां भूल ही ना जाएगा। हमारे टाइम पर हमारे घर में कैलेंडर टंगा हुआ था, कहानी स्पष्ट दिखती थी।
माताएं बताया करती थी कि ये कैलेंडर क्या कह रहा है। गज और ग्रह की जो लड़ाई शुरू हुई भैंसालोटन से हरिहर क्षेत्र में आकर जो समाप्त हुआ, तो गज ने नारायण की स्तुति की, नारायण वहां पर प्रकट हुए और देखेंगे सुदर्शन चक्र अपना चलाएंगे और ग्रह की हत्या होगी तो गज को मुक्ति मिलेगी। गूगल पर जाकर सर्च करोगे आज भी ये फोटो मिलेगा कि सुदर्शन चक्र जाकर ग्रह को मारा है और हाथी को मुक्ति मिली है। आज भी फोटो ये मौजूद होगा। आगे बढ़िए। ये गंडक नदी वर्तमान और अतीत की कभी न टूटने वाली कड़ी की कहानी है। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इस नदी के किनारे तप किया और तेज पाया, लेकिन ये गंडक का खासियत ये है कि गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी। इसके किनारे कोई भी तीर्थ स्थल अस्थाई, ये हिमालय के चरणों में जो त्रिवेणी है जिसको कहा जाता था, वहां से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक नदी के किनारे देखो तो कितने तीर्थों की समाधियां बिखरी पड़ी है। तीर्थ को समाधि बना दिया है इस गंडक नदी ने। अगर इन तीर्थों को अवसर मिल जाता तो आज ये भी अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा और काशी बन जाते। इतने तीर्थ हैं चंपारण में। पर गंडक तो भाई उच्चृंखल कन्या ही रही, उछल कूद करने वाली बालिका, चंचल कन्या। गंडक की तुलना चंचल बालिका से किया जा रहा है। और ज्येष्ठा सहोदरा गंगा, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, सहोदरा मतलब बहन, गंगा की बड़ी बहन, गंडक की बड़ी बहन। गंगा के अंदर गांधीर्य था और ये गांधीर्य सुहाया ही नहीं, गंडक को पसंद ही नहीं है। गंगा गंभीरता से बही, गंडक उछल करती रही है। और दुगो बहिन, एगो गंभीर, एगो कूदते फानते हुए चल रही है। एगो डेग भेजा तो एगो डेग हो जा, ऐसा होता है ना। कभी इसको पसंद नहीं है। तो आखिर कौन सी अतीत की चीजों को इस गंडक ने छोड़ा है? भवन नहीं छोड़ा, मंदिर नहीं छोड़े, घाट नहीं। हवाई जहाज से जब गंडक किनारे के दोनों ओर देखिएगा तो नाना आकृति के ताल दिखते हैं। नाना मत, बहुत सारे आकृति के आकार के ताल नजर आते हैं। ताल, जहां पानी लगा हो इसी से तालाब बना। कुछ ताल उथले हैं और कुछ ताल, मतलब जहां उथले हैं वहां पानी कम है, गहरे हैं पानी। शस्य श्यामला की धरती है ये, और इस शस्य श्यामला की धरती के विशाल हृदय में ये ताल बसे हुए हैं। टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन बड़ा अच्छे लगते हैं, निर्मल लगते हैं, शांति देते हैं। इन तालों का नाम है चौर और मान। परीक्षा में आता है चौर और मन के बारे में सवाल। इनके नाम है चौर और मन। चौर कौन है? जिनमें पानी और गहराई कम है। यहाँ का पानी जाड़ा और गर्मी में क्या हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर। लेकिन मन कौन है? विशाल है, गहरे हैं। मन शब्द मानस का ही अपभ्रंश है, मन जो आप यूज करते हैं। गंडक ने जब उच्चृंखल कन्या की तरह नृत्य करना शुरू किया, तो जब कोई नृत्यांगना पूरी ऊर्जा के साथ नृत्य करे तो पायल जब टूटकर, घुंघरू जब टूटकर बिखर जाते हैं, तो जब गंडक ने वैसे नृत्य किया विशाल बाढ़ आने के बाद, तो जो उसके घुंघरू टूटे वही बने चौर और मान। नहीं बुझाया? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बाढ़ आई, तटों को तोड़कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा और पुराने पथ पर पानी छोड़ गई, और जहां छोड़ गई वहीं पर रह गए कौन? पानी से धरती के हृदय को फोड़कर अन्न को उपजाने का स्रोत बना दिया और खेती वहां पर होने लगी। ऐसा ही एक ताल है जिसका नाम है बेतिया नगर से इसकी दूरी है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कच्चा रास्ता है। मैं पहुंचा वहां पर घूमने और
मनोरम जंगल के किनारे ये सरैया मन बसा है। त्रयोदशी का चांद शाम के समय में चमक रहा था। अरे जैसे पूर्णिमा की रात त्रयोदशी बोलते हैं। चांद का साम्राज्य था। बेतिया राज ने इस जंगल को क्या कर रखा है, लगभग इतना एकड़ की भूमि अभय क्षेत्र है। अभय क्षेत्र, वहां पर आप घर नहीं बना सकते, यहाँ आप जमीन नहीं खरीद सकते। यह अभय क्षेत्र है। जंगल के लिए, जंगल के नाम रजिस्ट्री है वो, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वो पूरी तरीके से जंगल ही है, काटा नहीं जाएगा। जंगल विभाग की ओर से यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। वहाँ एक नर्सरी भी है, मतलब छोटे बच्चे पढ़ने जाते होंगे। अच्छा गड़बड़ होगा क्या जी? के बीसी एक नर्सरी भी है जहाँ पौधों को पोसा जाता है जी, बोलो। लेकिन नए पेड़ लगाने के साथ साथ प्राचीन जो पेड़ हैं उनको भी सुरक्षित रखने की कोशिश। 1 मील चले हम लोग वन के पथ पर, उसके बाद हम पहुंचे कहाँ? कौन मन के किनारे गए हैं बताओ? सरैया मन। विशाल है ये, ताल है ये, बीच में द्वीप है, 3 ओर जल राशि है। नौका से विहार करने को निकले, नन्ही लहरों पर चांदनी की रोशनी पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे पानी में जुगनू टिमटिमा रहे हैं। जुगनू, जुगनू नहीं जानते? खद्योत कहते हैं उस जुगनू को। ऐसा टिमटिमा रहे हैं। नौका हमारी आगे बढ़ी, पूरी जमीन निस्सीम, सीमा नहीं मालूम पड़ रही थी। द्वीप था, कमल के पत्र थे, दाईं ओर घना वृक्ष था और वृक्ष की छाया में था। तो जो नाव चल रही थी, इधर देखो तब ना समझ में आए, नाव चल रही है पानी में, वृक्षों की छाया, तो लग रहा था वो छाया नाव को निगलने की कोशिश कर रही है। बोलो हाँ। बीच धारा में पहुंचे तो नावियों ने कहा कि सर पी लीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत बढ़िया पानी है। बात दरअसल ये है कि शताब्दियों से इसके किनारे पर लगे हैं बहुत सारे, और जामुन के अनगिनत फल पनिया में गिरते हैं। और पानी में जामुन गिर जाए, अब वो पानी आप पी रहे हैं, समझ जाइए कि उससे शुद्ध जल का अमृत है। इसीलिए देखना पुराने लोग ना, जहाँ तालाब ये सब हुआ करता था, वहाँ जामुन के पेड़ लगा करते थे। आदमी नहीं भी पीता था फिर भी जामुन के पेड़ लगे, प्रदूषण फैलने के बाद भी, कि पशु जो आएंगे यहाँ पानी पीने उनके लिए अच्छा होगा। तो देखना नहर के किनारे, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ अक्सर पाए जाते थे। या जो चाट बनता है ना सड़क के किनारे, जहाँ बारिश का पानी लगता है, वहाँ जामुन के पेड़ होते हैं कि जामुन गिरेगा, पानी को शुद्ध करेगा, पशु पिएंगे, क्योंकि अब तो आदमी पीता नहीं है। बोलो। वैद्य लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, अपने सिद्धांतों के अनुसार इस जल का शोध होता है। इतना बढ़िया पानी है। बेतिया नगर के बहुत सारे अमीर लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो पैसा देकर घड़ा में भरवाकर और यहाँ से जल ले जाते हैं पीने के लिए। रिजल्ट का टाइम हो गया, इतना ही पिछले बैच में हम पढ़ाए हैं। तो अब आप लोग रिजल्ट के लिए आप लोग भी बैठ सकते हैं, जाना चाहे तो जा सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग बैठिए, आगे आपकी इच्छा।